ठीक। लास्ट लेक्चर में हमने 8 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल पढ़ लिए थे। 9 से हमको पढ़ना है, दैट इज स्केलर चेन। ठीक है। स्केलर चेन क्या बोलता है? देयर शुड बी अ लाइन बिटवीन द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। मतलब जो भी काम हो रहा है वो एक सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए, क्रोनोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है। जो डिसीजन टॉप लेवल द्वारा लिए जाने चाहिए वो टॉप लेवल द्वारा ही लिए जाने चाहिए, और जो ऑर्डर टॉप लेवल द्वारा पास किए जाने चाहिए वो टॉप लेवल द्वारा ही किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर ही सारे काम कर रहा है। कुछ डिसीजन ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो लिए गए ऑर्गेनाइजेशन में, बट टॉप लेवल को, सीईओस को, डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्केलर चेन क्या बोलता है? देयर शुड बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू एंश्योर दैट देयर इज अ सोशल ऑर्डर। मतलब मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर हो वो पॉजिटिव हो। उसको बीच बीच में जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कोई कंपनी है, कंपनी में मैनेजर ने ये रूल बना दिया है कि हर क्वार्टर के बाद एक ट्रिप प्लान करी जाएगी, या फिर हर क्वार्टर के बाद ऑर्गेनाइजेशन में ही ऑन अ वीक डे गेम्स खेले जाएंगे। ठीक है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। या फिर आपने देखा होगा कभी कि बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, बेस्ट अचीवर अवार्ड दिया जाता है, वीकली अवार्ड दिया जाता है कि इस वीक में किसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इससे क्या मिलता है? एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर भी कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, कॉम्पिटिटिव रहता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि मैनेजर जो होता है उसको सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ऑल्सो फेयरली ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय के प्रति वो मैनेजर जो है वो बायस्ड है और किसी को बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट कर रहा है। सभी एम्प्लॉयज को उसने इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वल रेमुनरेशन मिलना चाहिए, इक्वल अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो इक्वली सभी को ट्रेनिंग उसकी प्रोवाइड की जानी चाहिए, या फिर इक्वली पनिश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा फेवर दिया जा रहा है और किसी को बिल्कुल भी फेवर नहीं किया जा रहा है। उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके बाद ये इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो एक चीज और बोलता है, द एम्प्लॉयज मस्ट बी प्लेस एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब हर एम्प्लॉय को उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सही जगह पे प्लेस किया जाना चाहिए और सही समय पे किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का। सेल्स डिपार्टमेंट का सपोज आईटी प्रोडक्ट से कोई एआई बनाया गया, तो अभी अगर आप ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करोगे और ज्यादा से, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सेल होगी। इसका मतलब क्या हुआ? राइट एम्प्लॉयज प्लेस्ड एट द राइट टाइम, क्योंकि अभी एआई पीक पे चल रहा है, टेक्नोलॉजीज पीक पे चल रही है। ठीक है। ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है। नेक्स्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ये फील होना चाहिए कि उसकी पोजीशन जो है वो स्टेबल है, सिक्योर है। उसको बीच में कभी भी फायर नहीं कर दिया जाएगा। उसको एक ट्रस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेशन से काम कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, तो उसके रिटर्न में उसकी जॉब जो है वो सिक्योर है। अगर उससे कोई गलती भी होती है तो उसको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर उसको समझाया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि उसको फायर कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल।
नेक्स्ट होता है इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू फेयोल, एम्प्लॉयज मस्ट बी एनकरेज टू कम अप विथ न्यू आइडियाज। इसको क्या बोला जाता है? इनिशिएटिव। इसका मतलब ये है पर्सन ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि हर एम्प्लॉय को उतनी फ्रीडम होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय फ्री फील कर सके किसी भी न्यू आइडियाज के साथ आने के लिए या फिर कुछ भी इनिशिएट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में चेंज होना है तो उस टाइम पे एम्प्लॉय से सजेशन लिए जाने चाहिए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई नया डिपार्टमेंट सेट कर रहा है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्वमेंट फील होना चाहिए। उनको ये फील होना चाहिए कि उनके आइडियाज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये नहीं फील होना चाहिए कि वो लोग अगर आइडियाज लेके भी आते हैं तो उसको कुछ उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसे बोला जाता है इनिशिएटिव। ठीक है, और लास्ट है एस्पिरेट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट शुड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और ठीक है, सबसे पहले तो डेवलपमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए। और एस्पिरेट डी कॉर्प एक चीज और कहता है कि वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। ऑल्सो उनके बीच में जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी होना चाहिए उनके बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसको कहा जाता है एस्पिरेट डी कॉर्प्स। ये हमारे थे 14 प्रिंसिपल। इसका हम लोग फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट। डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि आप एम्प्लॉयज में वर्क डिवाइड कर दो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से। क्यों डिवाइड कर दो? इससे एम्प्लॉय भी अपना 100% दे पाएगा और एम्प्लॉयर भी जो है वो अपना काम टाइमली करवा पाएगा, विद इन टाइम कर पाएगा। उसका इस ऑल्सो जब काम जल्दी होगा तो उसकी कॉस्ट भी सेव होगी। सेकंड क्या बोलता है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला जाता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी किसी काम को करने की। तो ये पॉइंट ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर ऑथोरिटी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो उसका मिसयूज किया जाएगा। उसी के वाइसे वर्सा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और अथॉरिटी कम होगी तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा एम्प्लॉय में, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पर्सनल लाइफ में भी एक डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्या कर पाओगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओगे। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बनाया गया है। नेक्स्ट फेयोल क्या कहते हैं? कौन सा प्रिंसिपल बताया उन्होंने? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि वन एम्प्लॉय शुड हैव वन बॉस ऑन ओनली। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसे नहीं उसको एक सिंगल टास्क के लिए अलग अलग बॉस को जाके रिपोर्ट करना पड़ रहा है। इससे एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल फील होता है और वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड ही है ये। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से या एक ही सुपरवाइजर से डायरेक्शन आने चाहिए। हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का काम करने की प्रोसेस अलग अलग होती है। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति उसको गाइड करेंगे तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपने वर्क को उतने इफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कभी भी किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एम्प्लॉय ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचना है, उसके बाद पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली
हर एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ भी होगी ही होगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, रिमेनरेशन ऑफ पर्सनल। रिमेनरेशन ऑफ पर्सनल ये कहता है कि एम्प्लॉय को उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से फेयरली पे किया जाना चाहिए। अगर आप किसी एम्प्लॉय से ओवर टाइम करवा रहे हो तो उसको ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, या फिर वर्किंग डेज के अलावा एम्प्लॉय जब भी सीजन में आ रहा है किसी काम को खत्म करने के लिए टाइमली, तो उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा पे किया जाना चाहिए। ऑल्सो एक डिपार्टमेंट के लोग अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको फेयर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, फेयरली पे किया जाना चाहिए, इक्वली पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि सारे काम जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में होने चाहिए। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो टॉप लेवल द्वारा लिया जाना चाहिए, और कोई ऐसा डिसीजन है या कोई ऐसा काम है जो लोअर लेवल कर सकता है, लोअर लेवल स्टाफ कर सकता है, तो वो उसके द्वारा किया जाना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्या बोलता है, स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब देयर शुड बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। ये कहता है स्केलर चेन, मतलब हर काम एक सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। ऑर्डर अगर कोई पास हो रहा है तो वो सीधे टॉप लेवल से पास होते हुए लोअर लेवल तक आना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए, मतलब वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए एक प्रॉपर पॉजिटिव, ऑर्गेनाइजेशन क्लीन होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, विमेन की सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए, विमेन के अलावा जो मेल एम्प्लॉयज है उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्लीन होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को क्या हो, पॉजिटिव फील हो। नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज इक्वली। किसी भी एम्प्लॉय को, मैनेजर को बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऑल्सो एक चीज और क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कि हमेशा हर एम्प्लॉय को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या बोलता है कि एम्प्लॉय को जो है वो सिक्योर फील होना चाहिए, उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, या मुझसे कुछ गलती हो गई, या जिन ऑर्गेनाइजेशन में, जिन फर्म्स में टारगेट रिलेटेड जॉब्स होती है, तो वहां एम्प्लॉय को ये फील नहीं होना चाहिए कि अगर मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो मेरी जॉब चली जाएगी। उसको एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए, उसको बोला जाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अगर एम्प्लॉय जो है वो सिक्योर फील नहीं करेगा फॉर देयर जॉब, तो वो ज्यादा अपना 100% नहीं दे पाएगा और ज्यादा इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब किसी भी एम्प्लॉय के आइडियाज को एनकरेज किया जाना चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए ताकि वो न्यू आइडियाज लेके आ पाए और क्रिएटिव और आइडियाज ले पाए फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट क्या बोलता है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बोलता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअली ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनके बीच में सारे काम कॉपरेशन के साथ किए जाने चाहिए, इसी को बोला जाता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। यहीं पे हमारा 14 प्रिंसिपल्स खत्म होता है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट यूनिट में इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्लासेस किसी भी और यूनिट से रिलेटेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारा ऐप है CSIR स्क्वायर, और हमारी वेबसाइट भी है, आप उस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।